वेलकम टू निक्स एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। मैं अनुभवराज लेकर आया हूँ आज एलआरसी के द्वारा कल की तिथि में एक महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। तो जितने भी आवेदक जो एलआरसी के फॉर्म भर चुके हैं या भरने की तैयारी कर रहे हैं, आज इस वीडियो की पूरी डिटेल से देख लेंगे। पूरी जानकारी हम समझते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस छात्रों के द्वारा एप्लीकेंट्सों के द्वारा रेज किए गए थे, आज इस वीडियो के माध्यम से उनकी सारी जवाब क्लियर हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि इसके बाद कोई प्रश्न आप लोगों को नहीं रहेगा और आराम से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गाइडलाइन फॉर एप्लीकेंट्स व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन, आवेदक आवेदन भरते समय आवेदकों के लिए दिशा निर्देश। ये दिशा निर्देश गाइडलाइन जो हैं जारी की गई हैं भू राजस्व विभाग के डायरेक्टरेट जो निदेशालय हैं उसके तहत। तो हम लोग इसको पूरी चीजों को डिटेल से देखेंगे। आपके स्क्रीन पर ये चिट्ठी आपके मोबाइल में भी कल घूम रहा था, पूरा स्पष्ट देख पा रहे होंगे आप। बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय डायरेक्टरेट हैं, जिनके पत्रांक संख्या 30/084 के माध्यम से जारी किया गया है सहायक निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप बिहार पटना द्वारा। और ये किनको ये चिट्ठी जारी करके निर्देशित किया गया है? आनंद शंकर आईटी मैनेजर हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना को ये जानकारी दी गई है कि छात्रों को जो ऑनलाइन फॉर्म भरने में आ रही कठिनाई है उस पर क्या निर्णय है डिपार्टमेंट का। इसमें विषय में भी देख सकते हैं, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत संविदा पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में आ रही समस्याओं को निराकरण, यहां देखेंगे आ रही समस्याओं को निराकरण के संबंध में ये गाइडलाइंस जारी किए गए। तो मैं समझता हूं कि ये चिट्ठी लगभग बच्चे पढ़ चुके होंगे और कई यूट्यूब वीडियो के माध्यम से उन्हें जानकारी प्राप्त हो गई, लेकिन बहुत चीजें ऐसी हैं जो क्लियर किन्हीं के द्वारा नहीं किया गया कि बच्चे कुछ और प्रश्न कर रहे हैं, जवाब उनको कुछ और मिला है। तो मैं बच्चों को समग्र रूप से जितनी प्रश्न हम तक कॉल के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त है, हम उस पर डिटेल चर्चा करते हुए और इस जो चिट्ठी के माध्यम से गाइडलाइन दी गई हैं उस पर हम पूर्ण चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखें इसको। तो मैं समझता हूँ चिट्ठी में जितनी बातें लिखी गई हैं सारी बातें आप लोग देख चुके होंगे, नहीं तो फिर यहाँ से भी स्क्रीनशॉट आप बना लें। जो जो चीजें हैं दी गई, ये जो है गाइडलाइन फॉर एप्लीकेंट्स व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन, ये गाइडलाइंस आपके इंग्लिश में भी है। मैं इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों ट्रांसलेट कर दिया हूं, आप इसे देखेंगे। तो सारी चीजों की चर्चा एक एक बिंदुवार पॉइंट से करेंगे हम लोग। इसे आप स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। अब हम लोग विषय दो तरफ मैंने रखा है, एक इंग्लिश में भी और एक हिंदी में भी। जो बच्चे इंग्लिश में समझ पाएंगे इंग्लिश में, जो बच्चे हिंदी में समझना चाहेंगे हिंदी में, और भी आसान शब्द को प्रयोग करते हुए हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। तो पहला जो है पॉइंट्स हैं, आप देखेंगे इन सीजीपीए ग्रेड सिस्टम हाउ टू इंटर टोटल मार्क्स वर्सेस ऑब्टेन मार्क्स इन केस ऑफ सीजीपीए ग्रेड सिस्टम, यूज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट सीजीपीए टू परसेंटेज प्रोवाइड बाय इंस्टीट्यूट। ये पहला पैरा को आप समझने की कोशिश करेंगे कि जो सीजीपीए सिस्टम आपको लागू करना है जो कि इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाएगा वही। देन फिल टोटल मार्क्स एज 100 एट सीजीपीए परसेंटेज एज ऑब्टेन मार्क्स, दैट इज इफ सीजीपीए इज 9.12 and why the CGPA conversion formula the percentage is 7.5%, then fill total marks as 100 and obtain marks as 87.5. Conversion formula of institute will be mandatory to be in counseling. अब हम थोड़ा इसकी हिंदी भी देख लें हम लोग। सीजीपीए ग्रेड सिस्टम में कुल अंक बनाम प्राप्त अंक कैसे दर्ज करें। सीजीपीए ग्रेड प्रणाली के मामले में सीजीपीए को संस्थान द्वारा प्रदान किए गए प्रतिशत में बदलने के लिए सूत्र का उपयोग करें, जो फॉर्मूला वहां दिया गया उपयोग करें। फिर प्राप्त अंकों के रूप में कुल अंक 100 और सीजीपीए प्रतिशत भरें। जैसे यदि सीजीपीए 9.12 है और सीजीपीए रूपांतरण सूत्र द्वारा प्रतिशत प्राप्त हुआ 87.5% है, तो 100 के रूप में कुल अंक भरें और 87.5 के रूप में प्राप्त अंक
अंक संस्थान के रूपांतरण सूत्र के काउंसलिंग में लाना अनिवार्य होगा। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं और बच्चे जो हैं जो सीबीएसई बोर्ड से 10th किए हैं वो अब कह रहे हैं कि हम सर 100 भर के बना दें परसेंटेज कि 500 करके, लेकिन ये पूरी बात को समझ नहीं रहे थे। यहाँ कह क्या रहा है आप समझ नहीं रहे। जैसे इन्होंने कहा कि जो फार्मूला है आपका, किसी भी स्टूडेंट को कोई यूनिवर्सिटी या कोई भी बोर्ड 9.12 सीजीपीए उनको दिया, 9.12 सीजीपीए दिया, ये इनका सीजीपीए दे करके उन्होंने रख दिया, ठीक है। अब सीजीपीए तो उनको प्राप्त हो गया कि भाई 9.12 है, इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है। अब जो वो फॉर्मूला बताए हैं कि हम कैसे सीजीपीए से परसेंटेज में कन्वर्ट करें और कैसे हम उससे मार्क्स को निकाल पाए, तो यहां जो कहना है 100% के रूप में अंक को भरें, 100% के रूप में भरें, 100% नहीं लिखा है कि 100% पर निकाल करके लिख दिए, नहीं। अब जैसे ही आप इसको निकाले, आप सीजीपीए जो फॉर्मूला दिया, तो किसी भी मार्क्स का 87% ये आ गया, 87% मार्क्स प्राप्त हो गया बच्चे को। अब 87% मार्क्स प्राप्त हो गया तो वो बोर्ड या यूनिवर्सिटी ये तो क्लियर बताएगा ना कि हम टोटल एग्जाम कितना का लिए हैं, कितना का हमारा मार्क्स हुआ है। तो यहां देखेंगे कुल अंक भरे, यहां एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि 100 के रूप में, 100 के रूप में। इसका मतलब है कि प्राप्तांक और पूर्णांक को निकालना पड़ेगा आपको, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म भरने की कॉलम में ये दो चीजें लिखना है और तब जाके ऑटोमेटिक परसेंटेज वहां बन जाता है। परसेंटेज वहां तो डालना नहीं, एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, वहां भरने की ऑप्शन नहीं है जब फॉर्म भरने जाएंगे उसमें। तो आपको निकालना होगा सीजीपीए के मेथड से पहले परसेंटेज, और परसेंटेज के आधार पर आपको प्राप्त करना होगा ऑब्टेन्ड मार्क्स, और पता करना होगा कि टोटल मार्क्स कितना का एग्जाम हुआ, तब जाकर के आपका क्लियर होगा। और मार्कशीट के पीछे वो सीजीपीए कन्वर्सन का फॉर्मूला लगभग यूनिवर्सिटी या कॉलेज या जो भी बोर्ड हैं वो देती ही है, नहीं दी है तो आप वहां से स्पेशल आपको ला करके डिपार्टमेंट को देना होगा काउंसलिंग के समय में, नहीं तो आपके नुकसान हो जाएगा। बहुत बच्चे परेशान थे कि 100 नहीं, तो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, मैं 10th का, जैसे मैं थोड़ा इस पर काम करना चाहता हूं 10th पर। मानिए कि किसी बंदे का सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होता है 500 का, उन्होंने 5 पेपर एग्जाम दिया, तो इनको तो पता होता है कि 500 का एग्जाम होता है, और सीजीपीए सिस्टम कॉमन रूप से सीबीएसई ने जारी करके रखा है कि जो हम सीजीपीए देंगे, जो सीजीपीए हम देंगे, मान लो किसी को 7 सीजीपीए आया हो, तो यहां मल्टीप्लाई करने का जो इन्होंने फॉर्मूला रखा है कि 9.5 से आप मल्टीपल करिए और जो आपको आ जाता है उतना परसेंट आ गया, उतना परसेंट के हिसाब से हम निकाल लेंगे ना कि 500 का टोटल एग्जाम हुआ, उसमें हमारा मान लो कि इतना परसेंट आ गया, तो वो हो गया मेरा ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखेंगे, ये टोटल मार्क्स वहां 100 के फॉर्म में जो आपको कह रहा है 100 के रूप में कुल अंक भरना होगा, तो ये आप वहां भरेंगे। ये जो हमारा होगा टोटल मार्क्स का एग्जाम 500 को हुआ, और यहां से निकालेंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स, उसमें ऑब्टेन्ड मार्क्स भरेंगे और डायरेक्ट ऑटोमेटिक वहां एप्लीकेशन पर कन्वर्ट हो जाएगा आपको परसेंटेज। तो मैं समझता हूं कि सारे बच्चों को, जो सीबीएसई के बच्चे परेशान थे, उनको क्लियर हो गया, उसमें 100 नहीं भरना है। कितने लोग इस चीज को, चिट्ठी को पढ़ लिए और बता दिए कि आप 100 भर दीजिए, लेकिन पूरी चिट्ठी की मतलब को समझने भी आप कोई एक्शन ले रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारी होगी। इतना एलआरसी ने कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है इस बार फॉर्म भरने की प्रक्रिया को, और जरूरी भी था यह करना, इसलिए जरूरी था करना कि पिछले वर्ष माने जितना उलुल जुलुल कुछ भी डेटा अंक डाल करके फॉर्म भर दिए थे लोग, काफी परेशानी हुई थी। और इस प्रोसेस से थोड़ी आपको फॉर्म भरने में कठिनाई जरूर हो रही है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस की जो स्पीड होगा बहुत फास्ट होगा, क्योंकि वो जेन्युइन कैंडिडेट होंगे, सारा इंफॉर्मेशन उनके द्वारा भरा गया है। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन यदि उन्होंने यदि उन्होंने भरा है तो वो बाहर हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। तो फॉर्म में, और एक चीज लास्ट में भी कहा है, मैं वही चीज बता रहा हूं कि किन्हीं ने मान लो फॉर्म भर लिया, उनकी गलती हो गई, सर अब हम क्या करें, क्या होगा मेरा, हमने तो ऐसे डाल दिया, नहीं। 16 तारीख के बाद उन्होंने लिखा है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें हम
एडिट करने की परमिशन हम देंगे, सुधार करने की परमिशन हम देंगे। आज की चिट्ठी में ही ये चीजों को लिखा है। तो हम लोग एक एक पॉइंट टू पॉइंट, मैं समझता हूं कि इस पॉइंट से संबंधित अब किन्हीं को कोई दिक्कत, पूरे बिहार के बच्चे को, पूरे देश के बच्चे को, जो भी इसके लिए एलिजिबल है, जो फॉर्म भर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें जरूर कहेंगे कि इसको अधिक से अधिक बच्चों तक सूचना पहुंचा दीजिए कि सही जानकारी उन तक पहुंचे। वो गलत जानकारी प्राप्त करके किन्हीं की अवसर को मत मारिए। होना ना होना वो तो ऊपर वाली की मर्जी में है कि किनकी सिलेक्शन होगी किनकी नहीं। जो जैसा परफॉर्मेंस करके इंस्टीट्यूशन में नंबर प्राप्त करके आएंगे उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन आप अपने स्तर से किन्हीं को गलत मिसगाइड नहीं करें। मैंने इसी पर एक और घटना मैं बता दे रहा हूं। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिखा था, एक बच्चे ने, मुझे बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन मैंने कुछ बच्चों की प्लानिंग्स एक ग्रुप में मैंने देख लिया कि सही जानकारी ग्रुप बनाए हैं वो, और वो मिसगाइड कर रहे हैं बच्चों को, उसके ग्रुप एडमिन मिसगाइड कर रहे हैं। तो ये गलत चीज है ना। आप किसी को गलत सूचना मत दीजिए। नहीं जान रहे तो आप बोल दीजिए सॉरी मुझे जानकारी नहीं है। आप पर भरोसा किया आदमी, उसके साथ चीट ना करें कृपया कर। जो जानकारी मुझे नहीं होता है तो हम बोल देते हैं कि हम जानकारी प्राप्त करके आपको बताएंगे। जो चीज मेरे संज्ञान में सही आ चुका है तो मैं दावे के साथ बोल्डली आकर काम करता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि संबंधित पदाधिकारियों से इस चीज को और आसान शब्दों में क्लियरिफिकेशन करके हम आप तक वीडियो लाएं। हमारा ये नहीं रहता कि अभी चिट्ठी आ गया, कोई आ गया, जल्दी से एक वीडियो बना दो, कोई गलत सूचना डिलीवर कर दो, नहीं। हम चीजों को पूरा ऑब्जर्वेशन करके, पूरा समझ करके तभी कोशिश करते हैं कि आप तक हम चीजों को लेकर के आए, तो सारा चीज क्लियर रहेगा, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने जा रहा। तो प्यारे बच्चे, ये चीजें क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड नंबर पॉइंट जो है, लेटरल एंट्री के बच्चे जो परेशान हैं, प्लस दूसरे और भी बच्चे हैं, तो आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो 3 ईयर प्रोग्राम वाले हैं, ये 2 नंबर पॉइंट लेटरल एंट्री वाले बच्चे हैं, जो हमें निश्चित रूप से इस चीज को समझेंगे और देखेंगे। अब देखिए, लिख रहा है दूसरा पॉइंट, सेमेस्टर 1 and 2 डिटेल इज नॉट अवेलेबल ड्यू टू लेटरल एंट्री। बच्चे ने मेल किया कि सर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के मेरे पास तो कोई मार्क्स ही नहीं है, क्योंकि हमने लेटरल एंट्री से एडमिशन लिया था डिप्लोमा में 2 ईयर इंटर के बाद या ITI के बाद। तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या होगा सर, हम उसमें क्या फील करेंगे? उसी पर ये उन्होंने जवाब दिया है और ये आपको रूल बना के दिया है। तो इन सेमेस्टर थर्ड fill detail from semester third bring supportive document which support your lateral entry condition। अब नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी में भी मैं इसको किया रूपांतरित। सेमेस्टर 1 और 2 विवरण सेमेस्टर 3 माने पार्श्व प्रविष्ट लिखता है लेटरल एंट्री के हिंदी के कारण उपलब्ध नहीं है। सेमेस्टर थर्ड से विवरण भरें, सहायक दस्तावेज लाएं जो आपकी लेटरल एंट्री स्थिति का समर्थन करता हो। तो आप कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि हम लेटरल एंट्री से एडमिशन लिए हैं? तो काउंसलिंग के समय जो आपके एडमिशन की अलॉटमेंट लेटर हैं वो आपको लेके जाना पड़ेगा 100%। यहां कंडीशन हो गया, आपको थर्ड नंबर सेमेस्टर से भरना है डिटेल, लेकिन जिस एडमिशन के टाइम में जो आपने काउंसलिंग कराया था वो आपको निश्चित रूप से लेके जाना होगा। दूसरा नंबर, बिहार के बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, उनकी सर्टिफिकेट पर भी लिखा हुआ रहता है डिप्लोमा इन 3 ईयर लेटरल एंट्री, डिप्लोमा इन 3 ईयर, लेकिन ब्रैकेट में लिखा रहता है लेटरल एंट्री, ये सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ रहता है। तो सर्टिफिकेट में ये चीजें ज्यादा परेशान नहीं करेगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप उस चीज को भी रखें जो कि आपको अलॉटमेंट लेटर मिला था, एडमिशन मिला था। यदि आपके पास है तो सुरक्षित रखें, नहीं भी है तो ये दिमाग में हमेशा रखें कि हमारे सर्टिफिकेट पर लेटरल एंट्री की चर्चा है। जो रेगुलर प्रोग्राम वाले हैं उनका लेटरल एंट्री की चर्चा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि बच्चे क्लियर हो गया कि लेटरल एंट्री के बच्चे किस सेमेस्टर से अपना डिटेल भरना शुरू करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर नहीं भरेंगे। लेकिन यहां अब एक और प्रश्न आ गया, अब बच्चे जो मैट्रिक के बाद इंटर का कॉलम है या ऑब्लिक ITI के कॉलम है उसमें क्या भरें, उसको कृपया खाली छोड़ दे, उसमें कोई डिटेल भरने की जरूरत नहीं है। वो ऑप्शन इसलिए बनाया गया, जो क्लर्क की फॉर्म भरेंगे तो बिहार में ITI को इंटर के इक्विवेलेंट कर दिया है। कोई बच्चा मैट्रिक करता है इंटर करता है, कोई बच्चा मैट्रिक करता है ITI कर लेता है, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन कर लेता है, फिर कोई PG कर लेता है। तो ऐसे कंडीशन में उनको डिटेल वहां सबमिट करना है। जो क्लर्क पोस्ट की फॉर्म के लिए हम डिटेल आज बनाएंगे वीडियो, उसमें आपको सारा चीज भर करके दिखाएंगे।
सॉरी। तो हम समझते हैं कि दूसरा पॉइंट भी हमारा बच्चों को क्लियर हो गया होगा। थर्ड नंबर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, सेमेस्टर वाइज डिटेल नोट अवेलेबल एज इंस्टीट्यूट इशू ईयर वाइज मार्कशीट फिल ईयर वाइज डिटेल ब्रिंग द एफिडेविट इन काउंसलिंग which states that your institute provide year wise result only। अब हम इसे भी देख लेंगे, हिंदी में भी आप समझ लेंगे कि सेमेस्टर वार विवरण उपलब्ध नहीं है क्योंकि संस्थान वर्षवार अंक पत्र जारी करता है। वर्षवार विवरण भरे परामर्श में हलफनामा लाएं, मतलब जिसमें कहा गया है कि आपका संस्थान केवल वर्षवार परिणाम प्रदान करता। अब कोई बच्चे की प्रॉब्लम ये आ गया कि जिन्होंने एक मेल किया, जो बच्चे हैं उनकी सेमेस्टर वाइज डिटेल नहीं है भाई, ईयर वाइज। एक बच्चे आज उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किए थे कि सर जी हमारा तो 2 साल तक की ईयर वाइज सिस्टम था और तीसरे साल में सेमेस्टर सिस्टम को लागू कर दिया गया, तो 5वां और 6ठे सेमेस्टर के मेरे पास मार्कशीट हैं, लेकिन उधर तो ईयर वाली सिस्टम में है और उन्होंने ईयर वाला को कुछ किया ही नहीं, हमको दिया ही नहीं मार्क्स है, ये 2 सेमेस्टर का में ही वो प्रीवियस सभी मार्क्स को डाल दिया उन्होंने। तो हम कैसे करेंगे? तो आप एक एफिडेविट, जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है और जब काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग में आपके बुलाए जाते हैं आप अपने आवेदन के अनुरूप, तो वैसे साथ में आपको एफिडेविट एक करके पर्सनल देना पड़ेगा सिविल कोर्ट से। आपके देश के जो भी हैं, जिस राज्य से हैं या जहां से हैं, या इस राज्य के हैं बिहार के, तो अपने नियर अबाउट सिविल कोर्ट से जा करके एक एफिडेविट बनवा लेंगे। एक उसको हिंदी में हलफनामा कहते हैं। आप उसको एफिडेविट बना करके पूरा विवरण भरेंगे कि हमारी संस्थान ये, मेरा नाम ये और पिता का नाम ये, हमने ये कोर्स फलाने संस्थान से किया था, यहाँ इस बोर्ड का, इस यूनिवर्सिटी का यहाँ एक प्रोविजन था जिसमें ईयर सिस्टम मार्क्स देने की व्यवस्था थी, सेमेस्टर सिस्टम नहीं, जो कि हमारी डिप्लोमा का जो अंक पत्र है वो ईयर सिस्टम है। ये मैं शपथ करता हूँ मेरे संज्ञान में, ये जानकारी में है। तो ये क्लियर हो गया हो, मैं समझता हूँ तीसरा नंबर पॉइंट भी। अब हम लोग चौथे नंबर पॉइंट को एक बार देख लेंगे। स्पेशलाइजेशन ऑप्शन ऑफ पीजी डिटेल, सेलेक्ट अदर ऑप्शन इन स्ट्रीम एंड फिल नेम ऑफ स्ट्रीम इन सब्जेक्ट फाइल। ये चौथा नंबर पॉइंट, जो लिपिक के फॉर्म भरने जा रहे हैं बच्चे, वो बहुत परेशान हैं कि सर पीजी में हमारा डिटेल भरने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है स्ट्रीम का। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो हैं उसमें स्ट्रीम तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। आर्ट्स वाले बच्चे जो हैं उनका तो बहुत अलग अलग होगा। टेक्नोलॉजी वाले के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन उनका तो अलग अलग होगा। ग्रेजुएशन उन्होंने कुछ भी किया, उनका कुछ और हो सकता है पीजी में सब्जेक्ट। तो यहां दिक्कतें उनके लिए आ रहा था, उनके द्वारा भी मेल दिया गया डिपार्टमेंट को कि सर इसको शॉर्ट लिस्ट किया जाए, इस प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने ये जवाब दिया आपको कि पीजी विवरण में विशेषता विकल्प स्ट्रीम में अन्य अदर विकल्प को चुने। वहां जो दिया हुआ है कोई स्ट्रीम, मान लो सिलेक्टेड 2 4 5 स्ट्रीम दिया होगा, उसमें से आपका कोई स्ट्रीम नहीं है, तो आप उसमें जो है स्पेशलाइजेशन में अदर्स का ऑप्शन दे दिया गया है, तो उसमें अदर्स सेलेक्ट कर लेंगे। और जो सब्जेक्ट वाला कॉलम था, सब्जेक्ट वाले कॉलम में आप अपना स्ट्रीम को डाल देंगे और फिर जो है उसका डिटेल जो है मार्क्स वगैरह का भरना है वो करेंगे। आज हम इस पर भी एक फॉर्म फिलअप करके वीडियो बना देंगे, जिससे आपकी कोई परेशानी और कठिनाई नहीं होगा, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, 5वां पॉइंट है रिक्वायरमेंट फॉर यूएएन या ईपीएफ नंबर 4 स्पेशल सर्वे कानूनगो एंड स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर यूएएन एंड ईपीएफ एंड पैन इज मैंडेटरी इफ यू आर द क्लेमिंग एक्सपीरियंस। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप यह 2 पद के लिए आवेदक हैं और इस 2 पद में आप एक्सपीरियंस दिखा करके बोनस अंक प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो ये बोनस अंक किनको मिलेगा? कोई व्यक्ति ऐसे जा करके कहीं से बना लेंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और कहेंगे कि सर हम 5 वर्षों से 6 वर्षों से कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं और हमें इसकी पॉइंट्स ऐड करते हुए मुझे कानूनगो का पद या एएसओ का पद हमको दे दीजिए। जो बीटेक वाले होंगे एएसओ और कानूनगो जो होंगे डिप्लोमा होल्डर्स बनेंगे। तो भाई इन्होंने पिछले बार भी इस तरह की चीजें हुआ कि जो जहां से जैसे बना लिए अपना, उन्होंने फॉर्म भर लिया, उनका सिलेक्शन हो गया, चले गए। बाद में मालूम चली डिपार्टमेंट को कि ये लोग कंपनी में काम ही नहीं करते थे और ऐसे लोग आ गए जो अनस्किल्ड हैं, माने एक्सपीरियंस्ड हैं और हमारी कार्य तीव्र गति से प्रगति से नहीं हो रहा।
यहाँ ये एक्सपीरियंस व्यक्ति को लेने का मूल उद्देश्य है कि यदि उनको कार्य करने की तरीका और प्रक्रिया मालूम है और वो स्किल्ड हैं किसी कार्य को करने के लिए, इंजीनियरिंग वर्क को, तो वो बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो यहाँ परेशानी हुई तो इन्होंने एक कंडीशन लगा दिया कि वो ऐसे संस्थान रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हैं 2 साल 4 साल 5 साल, मिनिमम तो एलिजिबिलिटी है कि 2 ईयर तो फॉर्म भरने के लिए चाहिए मस्ट, मिनिमम 2 साल आप कार्यरत हैं रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से कि जहां से ईपीएफ या यूएएन नंबर मिला हो, यूनिक आइडेंटिटी नंबर यदि आपको प्राप्त है और आपके साथ में पैन नंबर है या ईपीएफ नंबर है। अब इससे बहुत चीजें क्लियर हो जाएगा। कुछ सवाल कुछ प्रश्न हमारे लिए भी और आए हैं कि जो बच्चे, कुछ ऐसे अमीन साहब लोग जो हमारे बिहार राज्य के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास आउट होके छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर या छोटे मोटे कंपनी में काम कर रहे थे और डेली वेजेस या छोटी सैलरी प्राप्त करके एक्सपीरियंस उनको मिलेगा, तो साल भर या 2 साल तक का उन्होंने एक्सपीरियंस पहले से रखा, अभी वो अमीन बन के काम कर रहे हैं। अब उनके साथ समस्या बढ़ गया कि भाई अभी तो ठीक है हमारी तो पहले की नहीं थी, लेकिन 2 ईयर हम अमीन के पद पर कार्यरत है तो सर हम एलिजिबल हैं इसके लिए, लेकिन पूर्व में जो हमने किसी कंपनी में काम किया उसकी तो एक्सपीरियंस हमें काउंट नहीं की जा रही है। ये तो एक बहुत समस्या बन गया। तो इन्होंने बहुत ही स्पष्ट लिख दिया है कि प्रीवियस जो भी होगा, जैसे ही आप यूएएन नंबर आप टाइप करेंगे, ये यूएएन नंबर टाइप जैसे ही होगा या ईपीएफ नंबर टाइप होगा, ये पता चल जाएगा कि आप कितने वर्षों से कहीं कार्यरत हैं। तो फेक एक्सपीरियंस प्रीवियस नहीं चलेगा, आपके पास जो जेन्युइन है उसी को निश्चित रूप से आप भरें। जो मेरिट बनना होगा, सिलेक्शन होना होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। तो ये एएसओ खास करके और कानूनगो साहब के लिए स्पेशल गाइडलाइंस दिए गए हैं। बहुत इस पर दिमाग लगा रहे थे लोग कि सर इस तरह से दे देंगे हमारा हो जाएगा, लेकिन वो संभव नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। इन क्लर्क instead of 12 can I fill diploma detail, since the diploma is equivalent to 12, one can fill the diploma detail instead of 12, change level in form of 12 and equivalent। इन्होंने बहुत बड़ी चीज दिया है, ये पॉइंट्स ऐसे स्टूडेंट्स के लिए दिया है, ऐसे स्टूडेंट 6 नंबर पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है जो चीज किसी की समझ में नहीं आई थी। और मैंने कई लोगों का देखा, ओपिनियन को भी मैंने देखा, ये उन्होंने गलत इसको इंटरप्रेट किया कि क्लर्क पद के लिए आप यदि योग्यता रख रहे हैं तो डिप्लोमा को इस पोस्ट के लिए इंटर के इक्विवेलेंट मान लिया गया। जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि हमने सर डिप्लोमा भी कर लिया, ग्रेजुएशन भी कर लिया, पीजी भी कर रखा है, क्योंकि हमें यहां एक रोजगार का अवसर दिख रहा है और हमको मौका मिलना चाहिए, तो उनके लिए सभी नियम को शिथिल करते हुए डिप्लोमा को तत्काल प्रभाव से इक्विवेलेंट यहां मान करके उनके मार्क्स को वहां ऐड किया जा रहा है। डिप्लोमा के परसेंटेज मार्क्स को ऐड किया जा रहा है जिससे कि उनकी सिलेक्शन हो जाए और इंटर इक्विवेलेंट मानते हुए। लेकिन ये यदि रूल सिविल पर होता, सिविल वाले इसके हमेशा कतई भी हितैषी ना रहे। मेरा यहां फिर से कहना है कि अन्य पद पर यदि ये चीजें लागू कर दिया गया तो फ्यूचर में चल के आपकी परेशानी होगी। मैं इसके पूर्व में भी एक वीडियो इस पर बनाया था, बहुत हंगामा हुआ था। तो जो बच्चे हमारे बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के हैं यहाँ तो उनकी अपॉर्चुनिटी मिल गई, अब वो भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, कंप्यूटर साइंस वाले, वो भी यदि करके मैट्रिक, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पीजी करके रखें तो क्लर्क की फॉर्म को भर सकते हैं। इतना ही इसमें है, 12 का इक्विवेलेंट है। या एनी स्ट्रीम, यदि सिविल वाले भी क्लर्क पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं और ग्रेजुएशन पीजी करके रखें तो वो भी भरें, लेकिन अन्य पोस्ट के लिए इसके हम कभी समर्थक और हितैषी नहीं है। क्लियर है एकदम। सो हम आगे चीजों को और देखेंगे। सातवां महत्वपूर्ण पॉइंट, सर्टिफिकेट नंबर नॉट अवेलेबल ऑन मार्कशीट, इंटर इनरोलमेंट नंबर इन द फाइल ऑफ मार्कशीट number, bring the affidavit in counseling which states that your institute does not provide certificate number on marksheet। कहने का तात्पर्य है कि मार्कशीट पर सर्टिफिकेट नंबर उपलब्ध नहीं है और मार्कशीट नंबर के जगह पर उस एरिया में नामांकन संख्या दर्ज कर दें, जो कि रोल नंबर उसको कह सकते हैं
या इनरोलमेंट नंबर जो होगा वो होगा। जैसे वहां सर्टिफिकेट नंबर तो आपको सर्टिफिकेट पर दिया नहीं, तो इनरोलमेंट नंबर होगा या रोल नंबर होगा, वो वहां आप डाल सकते हैं सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर। और काउंसलिंग में एक एफिडेविट लेकर के आपको जाना होगा कि हमारे संस्थान के द्वारा सर्टिफिकेट पर नंबर नहीं दर्शाए जाते हैं, इसलिए एक आप एफिडेविट करके देंगे और आपको संस्थान के मार्कशीट पर नंबर प्रदान नहीं करता, ये वही चीज लिखा हुआ है। तो ये क्लियर हो गया। ये ऐसे छात्र जिनका कोई भी इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट पर नंबर नहीं देता है, वैसे छात्र एक एफिडेविट करके साथ में काउंसलिंग के टाइम में यदि काउंसलिंग के लिए उनको बुलावा पत्र आता है तो वो जाएंगे एफिडेविट लेकर के और सर्टिफिकेट नंबर के जगह पर इनरोलमेंट नंबर या अन्य जो भी रोल नंबर है वो भर सकेंगे। हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट्स को देखेंगे। 7वां पॉइंट हमारा हो गया। 8वां है ड्यू टू एरर इन एनी सब्जेक्ट ऑफ ए सेमेस्टर 2 मार्क्स शीट्स issued for the same semester which should I upload, please upload final certificate। 8वां बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कितने बच्चों की परेशानी हुई है ये मैं समझ सकता हूं। बहुत लोग जो कैरी वाले हैं और बैकलॉग वाले हैं, तो बैकलॉग और कैरी दोनों अलग अलग चीजें मैं यहां क्लियर कर दे रहा हूं, आप लोग को परेशानी नहीं होगा। पहले समझ लें, एक सेमेस्टर में किसी भी विषय में बकाया होने के कारण, मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपके क्लियर नहीं हुआ, ड्यू है आपके ऊपर में, उसको क्लियर आगे चल के दूसरे सेमेस्टर में करते हैं, लेकिन उस सेमेस्टर में आपको प्रमोट कर दिया गया, जो कि यहां होता भी है और हर जगह पर होता है, कारण उसी सेमेस्टर के लिए 2 अंक पत्र जारी किया जाता है। जो मुझे अपलोड करना चाहिए कृपया अंतिम प्रमाण पत्र अपलोड करें, इन्होंने क्लियर लिखा। ये है, मैं शुरू से इस चीज को बता रहा हूं बच्चों को कि आपको जो मार्कशीट नंबर, पहले तो कैरी और बैकलॉग को समझे। बैकलॉग और कैरी और ईयर बैक 3 टर्म है, तो कैरी और बैकलॉग सेम हो गया कि कोई पेपर आपका बैकलॉग पड़ा हुआ उसी को हम लोग कैरी कहते हैं। कैरी और बैकलॉग का मतलब है बिहार में आप 3rd सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर में तो शिथिल कर दी गई स्थिति कि यदि आप 2 सेमेस्टर मिला करके यदि आप 7 पेपर आप निकाल पाते हैं तो आप दोनों सेमेस्टर निकल जाएगा। यदि पहला पेपर में किसी को 4 भी निकल गया हो तो पर भी देखिएगा, फेल हो गए हैं 4 पेपर में तो पर भी, या 3 पेपर में फेल कर गए हैं तो पर भी उनको प्रमोट कर दिया गया है इसी कंडीशंस में। ऐसे इसलिए आपको 2nd सेमेस्टर में आपको अनिवार्य हो जाता है कि मिनिमम आपको 4 पेपर निकालना होगा, नहीं तो वहां से आप ईयर बैक हो जाएंगे। अभी शिथिल किया गया, लेकिन पहले ये चीजें नहीं था। तो मान लो कि कोई बच्चा 3 पेपर में पहले वाले में फेल थे और क्या हो गया, ईयर बैक, तो जब वो देंगे तो 5 पेपर का एग्जाम देंगे तो उनका फ्रेश मार्कशीट उस सेमेस्टर को उनको मिल जाएगा, क्योंकि उनका ईयर बैक होने के कारण अब अपने जूनियर के साथ वो कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। सेशन उनका चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अपने कोर्स को कंप्लीट अपने जूनियर सेशन के साथ वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये हो गया ईयर बैक। तो ईयर बैक वाले जो बच्चे हैं जिनको 3 से अधिक पेपर में, मतलब फ्रेश 5 पेपर का एग्जाम दिए हैं, तो जो वो पेपर तो कचरा हो गया, रद्दी हो गया सर्टिफिकेट, उसको देने के लिए अपलोड करने की जरूरत भी नहीं है, ना उसका नंबर देने की भी जरूरत है। अब हम लोग आते हैं कैरी वाले में। कैरी वाले कंडीशन में यह होता है किसी सेमेस्टर में आपने 3 पेपर पास कर लिया, 4 पेपर पास कर लिया, यहां 5 पेपर का एक सेमेस्टर होता है, तो मान लो 2 पेपर आपके यहां ड्यू है या 1 पेपर आपका ड्यू रह गया है, उसको आगे चल के आप क्लियर कर रहे हैं। तो किसी बच्चे ने जिसका 2 पेपर कैरी है तो एक बार में फिर 1 पेपर निकला, फिर एक बार में 1 पेपर निकला, तो लास्ट जो पेपर निकला उसी में लिखा जाता है पास। नहीं तो देखिए जितना लिखा जाता है कैरी विथ प्रमोट लिखा रहता है, कैरी विथ प्रमोट लिखा रहता है। जहां कैरी विथ प्रमोट लिखा हुआ है उन डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना, उसका नंबर नहीं देना, अपलोड करना है लेकिन उसके नंबर देने की जरूरत नहीं है, डिटेल देने की जरूरत नहीं है। तो नंबर हम उसको क्या करेंगे, जिसमें पास लिखा है उसका नंबर देंगे, लेकिन वो तीनों पेपर को आपको अपलोड करना होगा, क्योंकि 3 पेपर एक बार में निकला था, दूसरा पेपर जो ड्यू था वो एक बार में निकला, तीसरा फिर एक बार में निकला, 3 बार हो गया, तो ये 3 पेपर आपको देना पड़ेगा उस सेमेस्टर के लिए। किसी ने एक ही बार में निकाल लिया तो 2 पेपर, तो दोनों पेपर लगाएंगे। फाइनल वाले पेपर का मार्क्स नंबर जो वहां चढ़ाएंगे और जब अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट तो उसकी सीक्वेंसली हम सरिया करके लगा देंगे उसको मार्क्स लिख करके। अब यहां दिक्कत आ रहा कि सर मार्क्स कैरी वाले का, तो जो फाइनल सेमेस्टर जो फाइनल पेपर आप नीचे लिखते हैं तो पूर्व में जितने पास किए गए जितने सब्जेक्ट है उसमें डॉट 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 करके छोड़ देता है नाम लिख करके, और उस सब्जेक्ट का नाम, और नीचे टोटल मार्क्स दिया हुआ रहता है। तो कुछ बच्चों का था कि सिर्फ 40 नंबर वाला क्या चक्कर है, 28 नंबर वाला क्या चक्कर है, तो वहां ऑलरेडी वो एप्लीकेशन के थ्रू वहां सिस्टम बना हुआ है, जितना आपको डिस्काउंट करना था, काटना था, माइनस करना था करके वो फाइनल मार्क्स आपको देता है। वो फाइनल वाले जो पेपर होता है उसमें वही मार्क्स आपको उस सेमेस्टर का हो जाएगा। तो उस सेमेस्टर का वो मार्क्स होगा, टोटल पूर्णांक 750 का बिहार में होता है,
और उसमें जो प्राप्त किए वो फाइनल वाले मार्कशीट पर वो डालेंगे, ऑब्टेन मार्क्स होगा, अपने से ऑटोमेटिक परसेंटेज बन जाएगा। तो मैं समझता हूं कि कैरी बैकलॉग वाले बच्चों को भी आज समस्या क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा। अब देखेंगे 9वां पॉइंट है, व्हाइल द फाइलिंग द एप्लीकेशन सेम डिटेल लाइक नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, ईटीसी, इंटायर रॉन्ग बाय मिस्टेक, you can change each and every detail in रेक्टिफिकेशन विंडो पीरियड। इन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि आवेदन भरते समय कुछ विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, श्रेणी, कैटेगरी, जन्म तिथि में या अंक आदि गलती से गलत दर्ज हो गया है, आप प्रत्येक विवरण को सुधार करेंगे कब, जो वो 16 तारीख के बाद दोबारा सुधार करने की अवसर दी जाएगी। तो ये माइंडसेट कर लीजिए कि 16 के बाद आपको 2-4-5 दिन का जो टाइम होगा वो सुधार करने का होगा। तो जो भी बच्चे अभी तक आवेदन कर चुके हैं, वो आवेदन जो कर चुके हैं उनकी गलती हो गई है, तो बहुत परेशान होने की, बहुत हताश होने की जरूरत नहीं है। आप कृपया कर आप इंतजार करें उस तिथि को कि 16 तारीख को फॉर्म भरने की प्रक्रिया समाप्त होगा, उसके अगले दिन से यह प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आपको पता चल गया कि किस किस जगह पर आपसे गलती हुई है, उसको सुधार कर लेंगे, क्योंकि दोबारा फिर सुधार करने के अवसर प्राप्त नहीं होगा। तो वहां जाके एडिट कर लेंगे। सारे इंफॉर्मेशन में देख लिया इन्होंने, ऑल सेक्शन हम समझते हैं। हमें लगता है कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। एक बच्चे का इशू बार बार आ रहा था कि सर डेट ऑफ बर्थ के लिए हम क्या करें, आधार में जो डेट ऑफ बर्थ था वो गड़बड़ था और यहाँ हमारा मैट्रिक में जो था वो सही है, अब गड़बड़ हो गया। तो बच्चे आपके लिए भी संज्ञान में ले ली गई और आपकी हम प्रयास था, हमने बताया था कि आप मेल करिए डिपार्टमेंट को और इसकी जानकारी दीजिए कि इसी घटना घट गई। ऐसा इसलिए हो रहा था कि बच्चे क्या थे कि वो आधार वाली इंफॉर्मेशन को भर दे रहे थे, जबकि हम बार बार कह रहे थे कि नाम और सारा डिटेल आपका सर्टिफिकेट जो मैट्रिक का लिखा हुआ वही होगा, उससे कोई अलग नहीं लिखेंगे। यदि गलत भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में नाम स्पेलिंग मिस्टेक है वही लिखेंगे। कुछ बच्चों को था कि सर जाति आवास से इनकम बनाने के पिताजी के नाम में श्री लगा देता। आप श्री से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वहां इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट लिखा हुआ है। किसी ने हमको फोन करके बताया कि सर मेरा नाम में हर्षव हो गया, दीर्घव हो गया, मेरा स्पेलिंग सही है लेकिन हिंदी में, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं। उनकी जो सॉफ्टवेयर है वहां जो बना रहे हैं सर्टिफिकेट, उनकी ये प्रॉब्लम, लेकिन स्पेलिंग जो आपका लिख के आया वो सही है ना, आपका काम हो जाएगा। तो बहुत हताश होने की जरूरत नहीं है और फिर भी एडिट करने की अवसर प्राप्त हो चुका है कि आपको दिया ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे 10 नंबर में। आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो कि मैं बार बार बच्चों को फोन पर भी बताया, पहले ही बताया। माई आधार इज नॉट वैलिडेटिंग द आधार वेरिफिकेशन इन द मैंडेटरी, प्लीज गेट योर आधार डिटेल वेरीफाइड या रेक्टिफाइड, इफ अनलेबल टू वेरीफाई प्लीज विजिट आधार सेंटर। कहने का मतलब है कि यदि आपके आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा है, आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, आधार कार्ड आपका अपडेट नहीं है, तो आप जल्दी से जाके आधार सेंटर से अपनी आधार कार्ड को अपडेट कराइए, उसके से जोड़े आप परमानेंट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आपका आधार अपडेट होगा, फॉर्म भर लीजिएगा। आधार में भी सभी सूचनाएं उसी तरह के दोबारा यदि आप सुधार करवाने जा रहे हैं तो जो मैट्रिक में डिटेल है वही भरें, तो और बेहतर इन फ्यूचर कभी आपकी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये आधार को जरूर जाकर के अपडेट करा ले, उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे। रजिस्ट्रेशन में मैंडेटरी है आधार से लिंक करना रजिस्ट्रेशन को। जब तक आधार से लिंक रजिस्ट्रेशन को आप नहीं करेंगे, आगे की प्रक्रिया आपको नहीं बढ़ेगा। यदि वेरिफिकेशन कंफर्म नहीं कर रहा है आधार आपका, तो बहुत प्रॉब्लम होगा, तो इसको सुधार करवा लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। नेक्स्ट 2 और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग देख लें। टेक्निकल इशू लाइक सर्वर एरर while the final submit the application all such issues the remove resolved। अंतिम रूप से आवेदन जमा करते समय सर्वर त्रुटि जैसी तकनीकी समस्या ऐसे सभी मुद्दों को समाधान कर दिया गया। मतलब कि अब सर्वर के इश्यूज के कारण कोई बच्चे यदि बहाना बनाएंगे कि सर सर्वर डाउन हो गया, ये हो गया, हमारा सबमिट नहीं हुआ तो ये हो गया, उन्होंने सारा इश्यूज को सॉर्ट कर लिया। आप जैसे ही सेव मारेंगे, सबमिट मारेंगे, वो ऑटोमेटिक डेटा आपका सबमिट हो जाएगा। अब सर्वर की इशू इनका कहना है कि नहीं है, हमारा काम कंप्लीट चल रहा है। इससे ये तात्पर्य है इस लाइन से कि 16 तारीख से अधिक ये डेट बढ़ाने नहीं जा रहे हैं। 16 नवंबर आपकी आखिरी तिथि है। ये आंख खोल करके, कान खोल करके, आंख खोल करके देख लें, कान खोल करके सुन लें, नहीं तो आप यदि चूकेंगे तो दोबारा आपको कोई चांसेस नहीं होगा। कितना भी चिल्ला लेंगे, कोई आपका नहीं सुनेगा कि फॉर्म भरे जाना है या हमारा मिस्टेक हो गया, हम रजिस्ट्रेशन करके ही छोड़ दिए, डेट याद नहीं था। तो 16 तारीख आप तिथि को एकदम अलार्म की तरह लगा के रखें कि 16 नवंबर, मैं बड़ा सा लिख दे रहा हूं, ये 16 नवंबर जो आपका तिथि है,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसको कृपया कर याद रखें आप। 16 नवंबर जो तिथि है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो फिर हम लोग देखते हैं लास्ट पॉइंट्स को। ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन इशूड एट बाय द institute. Can I apply with provisional? Yes, but you have to bring the affidavit regarding the same. अब देखिए, संस्थान द्वारा अभी तक मूल प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, क्या मैं प्रोविजनल के साथ आवेदन कर सकता हूं? हाँ, लेकिन आपको उसी के संबंध में एक और एफिडेविट देना होगा। मतलब यदि अब बच्चे कुछ ऐसे हैं जो कि पास आउट हो गए, अभी 6 सेमेस्टर हमारा लेटरल एंट्री का बच्चा पास कर रहा है या उनका रिजल्ट आ जाता है कल परसों में, तो उनको क्या होता है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो उनको मिल जाएगा प्रोविजनल, लेकिन सर्टिफिकेट एक महीना 2 महीना 3 महीना बाद आएगा। यदि उनको यह टाइम पीरियड में आ जाता है रिजल्ट, या कोई ऐसे बच्चे जो 22 में पास आउट है उनको अभी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं है और उनका प्रोविजनल ही है, तो वो फॉर्म को भरें और उनका सिलेक्शन हो जाता है, उनके मार्क्स के आधार पर काउंसलिंग में बुलाया जाता है, तो वो एक एफिडेविट बना के निश्चित रूप से लेके जाएंगे काउंसलिंग के टाइम। यदि वो नहीं लेके जाएंगे तो उनकी अभ्यर्थता, उनका दावा रद्द कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि सारी बातें हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और इस पर डिटेल आज जो आप इस देख रहे हैं सर्वे एंड इवैल्यूएटर सर्टिफिकेट स्किल प्रोग्राम का जो हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा था, आज रात 11:59 में समाप्त हो रहा है। अब अगले जो न्यू प्राइस होगा उसके साथ हम लोग कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द पूरी डिटेल के साथ सारी चीज़ों को लेकर के आए। तो हमने सारी चीज़ें गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने देखा, जाना, समझा, आवेदन भरते समय किन किन बातों को निर्देशित किया गया उसको ध्यान में रख करके हमको फॉर्म भरना है। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अपने नए एक अपडेट के साथ, आपकी हर एक छोटी बड़ी समस्याओं के साथ। हम एलआरसी के फॉर्म भरने तक आपके बड़े छोटे सभी इशुओं पर अपडेट लेके आते रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगा कि बच्चों को अच्छे से फॉर्म भरा जाए। बच्चे फॉर्म भरने की प्रक्रिया तो बेहतर कर लें, बाद बाकी मेरिट बनने की है, सिलेक्शन होने के, उन सब चीज़ें चलता रहेगा। तो बच्चे मिलते हैं फिर बहुत जल्द। थैंक यू।